जय हिंद। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करने वाले हैं। वास्तव में हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी विषय को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा की डेफिनेशन समझने के लिए हम समझेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि आप केवल 4 माध्यम से ही अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें, दूसरे के भावों को अ, समझ भी सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। ऐसी वाणी या मनुष्य की ऐसी अभिव्यक्ति जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो, उसको हम कहते हैं भाषा। तो ये सरल शब्दों में है कि सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। और कुछ विद्वानों के जो कथन हैं वो कथन इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच जो वस्तुओं के विषय हैं अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उनका ये पूरा एक कोटेशन है। उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि रूप से, उसकी समष्टि का मतलब उस समस्त रूप को हम क्या कहते हैं, भाषा। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है, ये हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भाषा के दो रूप। तो जो भाषा के रूप होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कई बार हम जब चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर रुक जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने उसका एक संकेत समझा कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। इसी प्रकार अध्यापक जब अपने मुंह पर उंगली रख कर के इशारा करता है तब बच्चे शांत हो जाते हैं। तो हाथ के संकेत से हम समझ जाते हैं कि अध्यापक हमें शांत होने को कह रहा है। तो हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने या जाने का संकेत भी दे सकते हैं। ये सांकेतिक भाषा का रूप है। इसे हम भाषा के रूप में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि संकेतकर्ता द्वारा दिया गया उद्देश्य दिखने वाला ग्रहण भी कर पाए। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको संकेत करे एक उँगली उठा करके, तो ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति उस उँगली उठाने का संकेत का अर्थ ग्रहण कर पाए। इसलिए हम इसको भाषा के रूप में नहीं लेंगे। हालाँकि आपने कई पुस्तकों में देखा होगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा क्योंकि मानक रूप नहीं है उसका, क्योंकि हर किसी के लिए संकेत समझ पाना मुश्किल है। इसलिए भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो भारत की जो प्रमुख भाषाएँ हैं, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएँ किस प्रकार हैं? सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है, और जो हम वर्तमान में इसी का एक रूप हिंदी, इसके अलावा सिंधी भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद देखते हैं भाषा का उद्देश्य। तो प्रश्न आता है कि भाषा का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा का उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, या फिर कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण करना। विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम देखते हैं भाषा के उपयोग। तो भाषा के उपयोगों में देखते हैं, जो भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। परस्पर बातचीत से लेकर मानव समाज की सभी गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संकेतों से कही गई बात में भ्रांति की संभावना तो रहती है, किंतु भाषा के द्वारा हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से और बिना भ्रांति के रूप में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं है।
जब आप पत्र लिखते हैं, हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, इन सभी का इत्यादि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो लिखित रूप में होने से पुस्तकें, दस्तावेज आदि लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कि अनादिकाल से बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ, बहुत सारे तथ्य, रामायण, महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, ऐसे ऐतिहासिक शिलालेख हैं जो आज तक इसलिए सुरक्षित रखे गए हैं क्योंकि ये वे भाषा में लिखित रूप में हैं। तो ये भी एक भाषा का उपयोग है। अब हम समझते हैं भाषा की प्रकृति को। तो भाषा जो है सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रभावित होती रहती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित और एक कथित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा अर्थात लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है। देखें, इसके बाद हम समझते हैं भाषा और लिपि को। तो हमने भाषा समझ ली, अब हम समझते हैं लिपि क्या होती है। तो देखें, लिपि शब्द का अर्थ होता है लीपना या पोतना। जिस प्रकार आपने देखा है कि जो गाँवों में लीपना, मिट्टी से लिपाई और वगैरह सब हुआ करता था ना, उस तरह से समझें आप कि लिपि का अर्थ होता है लीपना या फिर पोतना। तो विचारों का लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। समझें आप इस चीज़ को। तो अगर आप भाषा को लिखित रूप में लिख रहे हैं तो उसमें आपको लिपि के माध्यम से आप उसको लिख सकते हैं। दूसरे भाषा में ऐसा कह सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में, कि भाषा की उच्चरित या फिर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। देखें, हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। इसी प्रकार उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। नीचे की तालिका दे रखी है, इसमें कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। तो देखेंगे हम, सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। ये जो 5 भाषाएं लिखी हैं, इन भाषाओं की जो लिपि है वो आपकी लिपि है देवनागरी लिपि। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन, पॉलिश और मीजो, ये सारी भाषाएं हैं। इन सारी भाषाओं की जो लिपि है वो है रोमन। पंजाबी जो भाषा है इसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, अरबी और फ़ारसी, इन 3 भाषाओं की जो लिपि है वो है फ़ारसी। रूसी, बुल्गारियन, चेक और रोमानियन, इन सारी भाषाओं की जो लिपि है वो है रूसी। बांग्ला की जो लिपि है वो बांग्ला है। उड़िया की लिपि उड़िया है और असमिया की लिपि असमिया। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे आगे हिंदी में लिपि चिन्ह किस प्रकार से हैं। तो देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल 52 जो वर्ण देखते हैं वो यहाँ 11 स्वर और 41 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आप भलीभांति परिचित होंगे, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी जो मात्राएं हैं ये नीचे मैंने लगा के रखी हैं, ये मात्राएं होती हैं। अब इनको अगर मैं व्यंजन के साथ प्रयोग करूँ तो ये मात्राएं कैसे हैं। जैसे का के अलावा का पे अगर बढ़िया का मैंने मात्रा लगा दी तो का पे छोटी की मात्रा लगा दी तो की, का पे बड़ी की मात्रा लगा दी तो की, का पे छोटों की मात्रा लगाई तो कु, का पे बड़ों की मात्रा तो कु। इसी प्रकार के, कै, को और कौ। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी और संस्कृत, जैसे कि मैंने बताया, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में 8वीं एवं 9वीं सदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों तथा
बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में इसे बालबोध के नाम से संबोधित किया गया। जो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है और 8वीं और 9वीं सदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेश और बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने अपने देशों में इसका प्रयोग किया है और महाराष्ट्र में इसी का नाम बालबोध के नाम से संबोधित किया गया। विद्वानों का मानना यह है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान में जो आप देखते हैं अभी, वर्तमान देवनागरी लिपि जो आप देखते हैं वहाँ तक ये इसका विकास हुआ है। ठीक है। प्राचीन नागरी के दो रूप हैं, वो विकसित किस तरह से हुए थे, एक पश्चिमी प्राचीन नागरी और दूसरी पूर्वी नागरी। ठीक है। इन दोनों स्वरूपों से विभिन्न लिपियों का जो विकास हुआ वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कि सबसे पहले प्राचीन देवनागरी लिपि को देखते हैं। तो देखें, प्राचीन देवनागरी लिपि जो है इसमें आप सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी प्राचीन देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री और नागरी। ये जो आता है ये किस श्रेणी में आता है, पश्चिमी प्राचीन देवनागरी में। दूसरी जो आपका जो दूसरा इसका प्रकार है वह है पूर्वी प्राचीन देवनागरी। इसमें आता है आपका कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। संक्षेप में अगर हम देखें तो ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा सकता है। आइए इसको समझते हैं। देखें, ब्राह्मी, उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि के अंतर्गत पूर्वी नागरी में मैंने जैसे बताया कि मैथिली, कैथी, नेवारी, बांग्ला, असमिया आदि, और पश्चिमी नागरी में जो बताया गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नागरी या देवनागरी। अब बात करते हैं हम दक्षिणी शैली के बारे में। तो जब दक्षिणी शैली के जब बारे में बात करेंगे तो देवनागरी लिपि पर 3 भाषाओं का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वो 3 भाषाएं कौन सी थी, फारसी प्रभाव, बांग्ला प्रभाव और रोमन प्रभाव। तो फारसी प्रभाव, पहले देवनागरी लिपि में जिह्वामूलीय ध्वनियों को अंकित करने के चिन्ह नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए हैं। ये हम हिंदी की वर्णमाला में मतलब बेहतर तरह से समझेंगे। जिन वर्णों के नीचे आपको ना नुक्ता दिखाई देंगे और इनका उच्चारण भी ऐसे होता है गले से। जैसे हम बोलते हैं काश, हम बोलते हैं काश, हम बोलते हैं खामोश, हम बोलते हैं गज़ल, हम बोलते हैं ज़मीन। तो ये जो जिह्वामूलीय ध्वनियाँ हैं ये आपकी फारसी प्रभाव से आई हैं। इसके अलावा जो बांग्ला प्रभाव है, गोल गोल लिखने की परंपरा बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण शुरू हुई थी। ठीक है। जैसे वो बोलते हैं आमी के देबू नोई, तो वो जो किसी भी शब्द को ना गोल गोल बोलना और लिखना, तो ये बांग्ला प्रभाव है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ लिपि की बात चल रही है तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखने के प्रभाव को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे रोमन प्रभाव। इससे प्रभावित हो करके विभिन्न विराम चिन्ह जैसे कि अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह एवं पूर्ण विराम में खड़ी पाई की जगह जो हमने बिंदु का प्रयोग किया है, जिसको हम अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, तो ये हमने कहाँ से, इसका प्रभाव कहाँ से आया, रोमन प्रभाव से। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास, बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। तो राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है और बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है। तो ये था भाषा के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी, जिनसे आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है। ठीक है। अब समझते हैं हम व्याकरण की परिभाषा को। व्याकरण कहते किसे हैं? देखें, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है, अर्थात हम उसके अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं। तो भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ असीमित होती हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कह सकते हैं कि आप एक्सप्रेशन जो होता है वो इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है
भाषा के इन नियमों का को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम कहते हैं व्याकरण। देखें, सरल शब्दों में समझें आप। भाषा जो लैंग्वेज है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो भाषा की जो संरचना है, उसके रूल्स जो होते हैं, उसके जो नियम होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। पर भाषा को जो व्यक्त करने के तरीके होते हैं, वो असंख्य हैं, असीमित हैं, इनफाइनाइट हैं। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। इनके जो मुख्य मुख्य नियम हैं, उन नियमों का जब जिस शास्त्र के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे, उस शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हों। समझ आया आपको? तो ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि जैसे जैसे एक विकल्प लिखा हुआ है, सीता पेड़ पर चढ़ता है। अब ये सुनकर के आपको लगा अजीब, क्यों? क्योंकि उसमें सीता पेड़ पर चढ़ता है में जो क्रिया लगी हुई है, वो कर्ता के अनुसार नहीं है। सीता स्त्रीलिंग है, और जो आपका यहाँ जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, वो चढ़ता है। सीता के अनुसार वहाँ चढ़ती है होना चाहिए। अर्थात ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि एक नियम है कि अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नियम लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये गलत लिखा हुआ है। अब जैसे हम सभी जाएगा, हम सभी जाएगा, जब हमने देखा कि यहाँ पर जो कर्ता है हम, तो यहाँ पर बहुवचन करता है अगर, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन आनी चाहिए। यानी कि हम सभी जाएंगे, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है। तो ये सारे जो रूल्स हैं, ये सारे जो नियम हैं, इन्हीं नियमों का जो हम अध्ययन करते हैं वो व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। जैसे इसमें आगे इन्होंने जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि पहले वाक्य में यह शुद्धि ये है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया स्त्रीलिंग आनी चाहिए, चढ़ती। दूसरे वाक्य में देखा हमने कि कर्ता बहुवचन है, तो उसका जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, हम सभी जाएंगे। ये सब जो है अशुद्धियाँ हैं क्रिया संबंधी। तो ये सारी अशुद्धियाँ हमें कहाँ मिलेंगी? व्याकरण शास्त्र में। तो ये है आपकी व्याकरण की परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण के अंगों को। तो व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वर्ण, दूसरा फिर शब्द पद, उसके बाद वाक्य। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला वर्ण, दूसरा शब्द पद और वाक्य। तो कौन कौन से विभाग बने? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। इस प्रकार हम देखते हैं व्याकरण के 4 अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार को हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की उस छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अ ब म क ल प इत्यादि। इसमें वर्णमाला वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, उनका उच्चारण स्थान, उनके प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है, जो हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं शब्द विचार को। तो शब्द विचार में वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता हो। मतलब कुछ, जैसे मैंने एक शब्द बोला कल, तो का और ला मिला करके कल शब्द का अर्थ आपको समझ आया कि मैं आने वाले दिन की बात कर रहा हूँ। मैंने एक शब्द बोला क ला म कलम, तो आपने समझा कि मैं एक यंत्र की बात कर रहा हूँ जिसके द्वारा हम लिखते हैं। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले, वर्णों से मिलकर के बनते हैं, उससे हम कहते हैं शब्द। तो वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर, सॉरी माफ़ कीजिए, कानपुर इस तरह से लिखा जाएगा, और इत्यादि। ठीक है, इसमें शब्द रचना की बात होगी, उनके भेदों की बात होगी। जैसे हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, हम समझेंगे विलोम शब्दों को, हम समझेंगे तत्सम तद्भव शब्दों को। तो इस प्रकार इसके प्रकार होंगे जो हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पद विचार को। अच्छा, ये पद विचार क्या होता है? इसमें हम पदभेद या पद रूपांतर अथवा उनके प्रयोग आदि पर विचार करेंगे। तो जब जैसे हमने अंग्रेजी भाषा में एक टर्म सुनी है क्लॉज या फेज, तो पद विचार का अर्थ वही है। हम वाक्यांशों को समझेंगे, हम मुहावरों को समझेंगे, हम लोकोक्ति को समझेंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब आएगा आपके पद विचार के अंतर्गत। और अंतिम जो इसका व्याकरण का अंग है वो है वाक्य विचार। अनेक शब्दों को मिलाकर जब एक सार्थक अर्थ देने वाला वाक्य बनता है, ठीक है, ये शब्द मिलकर किसी न किसी अर्थ का ज्ञान कराएंगे। बहुत सारे शब्दों का वो समूह जो हमें कुछ अर्थ प्रदान करे, वो आपका वाक्य कहलाता है। जैसे एक यहाँ शब्द लिखा, सब घूमने जाते हैं, तो इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि सभी लोग घूमने जा रहे हैं।
राजू सिनेमा देखता है। तो राजू सिनेमा देखता है, इसमें बहुत सारे शब्द प्रयुक्त किए हैं और उसका एक अर्थ निकल रहा है। इनमें क्या होता है, वाक्य व उसके अंग, पदबंध तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो इसमें हमें एक टॉपिक ये भी सीखना है, एक प्रकरण आएगा विराम चिन्हों के बारे में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्याकरण और व्याकरण के अंग क्या होते हैं।